नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि विश्व भूगोल के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, यह जो हमारी एमसीक्यूज़ की सीरीज होगी वर्ल्ड ज्योग्राफी की, आपकी आगामी जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं, जैसे लेखपाल की परीक्षा, इसके अलावा वीडियो का जो री एग्ज़ाम होने वाला है, इसके अलावा 2022 का यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम, इसके अलावा 2022 का आरओ का एग्ज़ाम, इसके अलावा यूपी पुलिस के अलावा यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए यह जो विश्व भूगोल के एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है वह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज का हमारा यह पार्ट 1 है। पार्ट 1 में लगभग हम 40 से लेकर 45 प्रश्नों को यहाँ पे देखेंगे। और तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया था? आपको बताना है कि भूगोल शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम बार किसके द्वारा किया गया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा भी गया है। तो भूगोल शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है यह किया गया था किसके द्वारा? तो नाम आप याद कर लीजिएगा, इरेस्टोस्थनीज के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इरेस्टोस्थनीज के द्वारा जो है यहाँ पे आपका भूगोल शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आधुनिक भूगोल का जनक किस भूगोलवेत्ता को माना जाता है? तो आधुनिक भूगोल का जनक हम किसे कहते हैं? तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को यहाँ पे आधुनिक भूगोल का जनक पूछा गया है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को हम क्या कहते हैं? यानी कि सूर्य जो हमारा है, जो सन है, इसके चारों ओर जो भी खगोलीय पिंड परिक्रमा करते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं? इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को हम कहते हैं ग्रह, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, प्लेनेट, यानी कि ग्रह, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको आप याद कर लीजिएगा। पेंजिया शब्द का जो सर्वप्रथम बार प्रयोग है किसके द्वारा किया गया था? तो पेंजिया शब्द का जो पहली बार प्रयोग था किया गया था वेगनर के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। वेगनर ने जो है सर्वप्रथम बार पेंजिया शब्द का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों को आपको सही क्रम में लगाना है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार इसमें से सबसे पहले नंबर पर आएगा आपका बुध आएगा, यानी कि मरकरी आएगा। इसके बाद आपका आएगा शुक्र, यानी कि वीनस आएगा। इसके बाद आपका आएगा पृथ्वी, यानी कि आपकी अर्थ आएगी। और इसके बाद आपका आएगा मंगल, यानी कि मार्स आएगा। तो इन चार ऑप्शंस में से कौन सा आपका सही हो जाएगा? बुध हो गया, शुक्र हो गया, इसके बाद आपकी पृथ्वी हो गई और उसके बाद आपका मंगल हो गया। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। मंगल के बाद आपका आता है बृहस्पति ग्रह आता है, इसके बाद आपका आता है शनि ग्रह आता है, उसके बाद अरुण आता है और सबसे लास्ट में आपका वरुण आएगा। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे चमकीला ग्रह यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि सबसे चमकीला ग्रह दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह आपका कौन सा हो जाएगा? तो दिए गए ऑप्शंस में से सबसे चमकीला ग्रह आपका होता है शुक्र, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो शुक्र ग्रह है यह सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है, तो इसे आप याद रखिएगा। तथा शुक्र ग्रह से जुड़े कुछ और फैक्ट जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ये उनको भी देख लेते हैं। तो पहली चीज़ आपको याद रखना है, जो आपका शुक्र ग्रह है यह पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक वाला ग्रह है। सबसे पहला फैक्ट जो आपको याद रखना है कि यह जो शुक्र ग्रह है यह पृथ्वी के सबसे नज़दीक वाला ग्रह है। तो इसे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा यह जो आपका शुक्र ग्रह है इसको आपको सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है, यानी कि सांझ का तारा और भोर का तारा हम शुक्र ग्रह को, यानी कि वीनस ग्रह को ही कहते हैं। इसके अलावा पृथ्वी की जुड़वा बहन, ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी जो है हम किसे कहते हैं? तो पृथ्वी की जुड़वा बहन भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आपका जो शुक्र ग्रह है यह सबसे अधिक गर्म ग्रह भी माना जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा। इसको सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वह सबसे अधिक मात्रा में मिलती है, जिस कारण से यह सबसे गर्म ग्रह भी माना जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है।
इसके अलावा आपका जो शुक्र ग्रह है यह सभी ग्रहों के विपरीत दिशा में यह परिक्रमा करते हैं, यानी कि सभी ग्रह जो आपके हैं पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं, लेकिन जो आपका शुक्र और एक ग्रह अरुण है, शुक्र के अलावा अरुण ग्रह दो ये ऐसे ग्रह हैं जो विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं, यानी कि ये दोनों जो ग्रह हैं शुक्र और अरुण ये पूरब से पश्चिम दिशा में परिक्रमा करते हैं। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। इनके अलावा बाकी के जो अन्य ग्रह हैं वे पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं, परंतु शुक्र और अरुण ऐसे दो ग्रह हैं जो पूरब से लेके पश्चिम दिशा में यानी कि विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं शुक्र ग्रह से रिलेटेड। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी आपको कहां पर मिलेगा? तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी आपको कहां पर मिलेगा? तो ये आपको मिलेगा चंद्रमा पर, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहां पे बिल्कुल सही है। चंद्रमा पर आपको मिलेगा सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि कहां पर समान होती है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो पृथ्वी है यहां पे दिन और रात की जो अवधि होती है कहां पर एक समान होती है? तो पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि आपको एक समान मिलेगी भूमध्य रेखा पर, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहां पे बिल्कुल सही है, भूमध्य रेखा। पृथ्वी पर दिन और रात होने का क्या कारण, यानी कि जो पृथ्वी है पृथ्वी पर दिन और रात जो है किस कारण से होते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। तो पृथ्वी की जो दैनिक गति है, पृथ्वी जो घूर्णन कहती है, इसके कारण ही जो दिन और रात होते हैं वह होते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना, यानी कि पृथ्वी की जो दैनिक गति है उसी के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। दिन और रात तो आपका पृथ्वी के अक्ष पर घूमने के कारण होता है, परंतु जो आपका ऋतु परिवर्तन होता है, जो आपका मौसम का परिवर्तन होता है, यह किस कारण से होता है? तो जो आपका परिक्रमण होता है, यानी कि जो आपका रेवोल्यूशन होता है, पृथ्वी की जो वार्षिक गति होती है, पृथ्वी का जो परिक्रमण होता है, उसके कारण जो है आपके ऋतु परिवर्तन की घटना देखने को मिलती है। तो यह फैक्ट आपको याद रखना है। पृथ्वी अपनी कक्षा में गति करती है किस दिशा में, आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पश्चिम से पूर्व दिशा में, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। जो पृथ्वी है हमारी पश्चिम से लेके पूर्व दिशा की ओर परिक्रमा करती है। तो ये रोटेशन आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। पृथ्वी और सूर्य के बीच जो अधिकतम दूरी होती है, जिसको हम अपसौर के नाम से जानते हैं, किस तिथि को देखने को मिलती है? यानी कि अपसौर कब होता है, उपसौर कब होता है? ये दोनों प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच जो अधिकतम दूरी होती है, यानी कि जो अपसौर होता है, अपसौर आपको देखने को मिलेगा कब? तो अपसौर आपको मिलेगा 4 जुलाई को, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। 4 जुलाई को आपको अपसौर देखने को मिलेगा। और पृथ्वी और सूर्य के बीच जो न्यूनतम दूरी होती है, जिसको हम उपसौर के नाम से जानते हैं, उपसौर आपको देखने को मिलेगा 3 जनवरी को। तो दोनों डेट आपको याद रखना है। उपसौर यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी आपकी होती है 3 जनवरी को, और अपसौर यानी कि पृथ्वी और सूर्य के मध्य जो अधिकतम दूरी होती है वो आपको मिलेगी 4 जुलाई को। तो ये दोनों डेट आपको दिमाग में बैठा लेना है। ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। अगला प्रश्न एग्जाम में जो है डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा कि जो कौन सी वह तिथि है जब दिन और रात बराबर होते हैं, कि किस तिथि को दिन और रात आपको बराबर देखने को मिलते हैं। तो दिन और रात कब बराबर होते हैं? तो एक तो होता है आपका 21 मार्च हो गया, एक हो गया, और एक आपका होता है 23 सितंबर। तो यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, 21 मार्च और यहाँ पे हो जाएगा आपका 23 सितंबर। ये दो ऐसे डेट हैं जब पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ऐसा क्यों होता है? तो 21 मार्च तथा 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की जो किरणें होती हैं वह विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, जिस कारण से ये दोनों जो तिथियां 21 मार्च और 23 सितंबर की, इन पर संपूर्ण पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। तो यहाँ पे संपूर्ण पृथ्वी की बात हो रही है, तो दोनों को आपको याद रखना है। तथा इस कंडीशन को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि संपूर्ण पृथ्वी पर जब दिन और रात बराबर होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को, तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है?
तो इस कंडीशन को हम कहते हैं इक्विनॉक्स। आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इक्विनॉक्स यानी कि हिंदी में इसको हम कहते हैं विषुव। तो इस कंडीशन को हम इक्विनॉक्स या विषुव के नाम से जानते हैं, जब पूरी पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि एक समान देखने को मिलती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। चंद्र ग्रहण किस परिस्थिति में होता है आपसे पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में यह पूछा गया है। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आपकी पृथ्वी आ जाती है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य आपकी पृथ्वी आ जाती है तो इस कंडीशन में आपको चंद्र ग्रहण देखने को मिलता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आपकी पृथ्वी आ जाएगी। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रधान मध्याह्न रेखा जो है कहाँ से गुजरती है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो प्रधान मध्याह्न रेखा है यह कहाँ से होकर गुजरती है? तो आपकी प्रधान मध्याह्न रेखा आपकी ग्रीनविच से होकर गुजरती है। कहाँ से? तो प्रधान मध्याह्न रेखा, जिसको हम 0 डिग्री देशांतर के नाम से भी जानते हैं, यह आपकी ग्रीनविच से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रधान मध्याह्न रेखा को हम 0 डिग्री देशांतर के नाम से भी जानते हैं। तो ये फैक्ट भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यह ग्रीनविच से होकर गुजरती है। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं प्राइम मेरिडियन। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच जो समय का अंतराल होता है वह कितना होता है आपसे पूछा गया है। तो एक देशांतर से लेकर दूसरे देशांतर के मध्य समय का अंतराल कितना देखने को मिलता है? तो इसका समय का अंतराल होता है 4 मिनट का, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। एक देशांतर से लेके दूसरे देशांतर के बीच जो समय का अंतराल है यह 4 मिनट का होता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वी के ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। तो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत होती है और इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत होती है इसको हम कहते हैं क्या? तो इसको कहा जाता है आपका भू प्रॉपर्टी यानी कि क्रस्ट, यानी कि पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत होती है इसको हम क्रस्ट यानी कि भू प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सर्वाधिक मात्रा में सबसे मतलब कौन सा तत्व देखने को मिलता है? तो यहाँ पर संपूर्ण पृथ्वी की बात हो रही है। तो संपूर्ण पृथ्वी पर जो है सबसे अधिक मात्रा में आपको देखने को मिलेगा लोहा। जो लोहा होता है यहाँ पे संपूर्ण पृथ्वी अगर पूछ ले तो संपूर्ण पृथ्वी पर आपका जो लोहा है वह सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलेगा। वहीं अगर पृथ्वी के क्रस्ट की बात हो तो सिर्फ पृथ्वी के क्रस्ट पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व मिलता है? तो ऑक्सीजन हो जाएगा। दोनों का अलग अलग आंसर, अगर सिर्फ पृथ्वी का क्रस्ट पूछ ले तो वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है, और संपूर्ण पृथ्वी पूछ ले तो राइट आंसर आपका हो जाएगा लोहा। तो दोनों फैक्ट आपको याद रखना है। इससे जुड़े यहाँ पे तथ्य भी मैंने सम्मिलित किए हुए, इनको आप देख लीजिएगा। एक तरफ आपका लिखा हुआ है पृथ्वी के क्रस्ट पर पाए जाने वाले तत्व और दूसरी तरफ आपका लिखा हुआ है संपूर्ण पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पृथ्वी के क्रस्ट में पाए जाने वाले तत्व में सर्वप्रथम पर है आपका ऑक्सीजन है, उसके बाद सिलिकॉन है, फिर एल्युमिनियम है, फिर लोहा है, फिर कैल्शियम है। और इसके बाद अगर हम संपूर्ण पृथ्वी की बात करें, होल पृथ्वी की बात करें, तो लोहा फर्स्ट पे आता है, फिर ऑक्सीजन आता है, फिर सिलिकॉन आता है, फिर मैग्नीशियम आता है और सबसे लास्ट में आपका निकेल आएगा। तो ये क्रम आपको याद रखना है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित यानी कि रूपांतरित चट्टान का एग्जाम्पल है? तो इसमें से आपका रूपांतरित चट्टान कौन सा है? तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम ऑप्शन ए की। ऑप्शन ए यानी कि ग्रेनाइट आपका किस प्रकार का चट्टान है? तो यह मूल चट्टान है और यह इसको हम आग्नेय कहते हैं। आग्नेय के अंतर्गत यह आता है और यह मूल चट्टान है। आग्नेय के अंतर्गत आता है ग्रेनाइट और यह मूल चट्टान है। तो इसे आप याद रखिएगा, यह मूल चट्टान के अंतर्गत आता है आपका आग्नेय। उसके बाद संगमरमर जो है आपका औषधि चट्टान है। कौन सा है? यह औषधि चट्टान के अंतर्गत आता है और यह रूपांतरित होता है। इसे आप याद कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। जो आपका संगमरमर है यह औषधि चट्टान के अंतर्गत आता है तथा यह रूपांतरित चट्टान कहलाता है। कौन सा चट्टान? तो रूपांतरित चट्टान कहलाता है।
और उसके बाद बलुआ पत्थर आपका कौन सा चट्टान है, तो बलुआ भी आपका औषधि चट्टान है, लेकिन यह मूल है, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। बलुआ जो है यह मूल औषधि चट्टान है। और इसके बाद आपका बेसाल्ट जो है कौन सा चट्टान है, तो बेसाल्ट आपका आग्नेय मूल चट्टान है। तो इसमें से रूपांतरित आपका कौन सा हो जाएगा, संगमरमर आपका रूपांतरित चट्टान का एग्जाम्पल है। और यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि धरातल पर जिस स्थान पर सर्वप्रथम बार भूकंप का यानी कि अर्थक्वेक का अनुभव किया जाता है उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है कि जहां पर भूकंप का उत्पत्ति होती है, जहां से भूकंप का उद्भव होता है, उत्पत्ति होती है, उसको हम कहते हैं फोकस यानी कि भूकंप केंद्र के नाम से उसको जानते हैं। जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसको हम कहते हैं फोकस यानी कि भूकंप मूल, यानी कि भूकंप केंद्र, भूकंप मूल कहते हैं यानी कि फोकस करते हैं। परंतु अगर जहां पर सर्वप्रथम बार भूकंप का अनुभव किया जाता है उसको हम कहते हैं भूकंप केंद्र यानी कि एपिक सेंटर। तो दोनों अलग अलग है, भूकंप मूल आपका अलग है और भूकंप अधिकेंद्र आपका अलग है, भूकंप केंद्र आपका अलग है। तो यहाँ पे भूकंप मूल क्या होता है, यानी कि फोकस इसका फोकस इसको इंग्लिश में कहते हैं। फोकस वह जगह होती है जहां पर भूकंप की उत्पत्ति देखने को मिलती है। वहीं आपका जो भूकंप केंद्र होता है यानी कि ऑप्शन सी वाला जो आपका हो जाएगा, जिसको हम एपिक सेंटर के नाम से जानते हैं, एपी सेंटर के नाम से जानते हैं, यह वह जगह होती है जहां पर भूकंप का सर्वप्रथम बार अनुभव किया जाता है। तो भूकंप मूल और भूकंप केंद्र कौन कौन सी जगह होती हैं, दोनों आपको याद रखना। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा भूकंप केंद्र, यानी कि यहाँ पर सर्वप्रथम बार भूकंप का अनुभव किया जाता है, यानी कि एपी सेंटर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, विश्व में जो सर्वाधिक भूकंप हैं किस पेटी में देखने को मिलते हैं। तो विश्व में, पूरे वर्ल्ड में जो सर्वाधिक भूकंप है यह कहां पर देखने को मिलेगा, तो पूरे विश्व का लगभग जो 50% से अधिक भूकंप है वह आता है आपका परिप्रशांत मेखला में। कहां पर, तो परिप्रशांत मेखला जो है, यह वाला जो एरिया है वहां पर आपका सर्वाधिक भूकंप देखने को मिलता है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, परिप्रशांत महासागरीय प्लेटी में। तो यहाँ पे कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, जैसे आपका जापान हो गया, अलास्का हो गया, फिलीपींस हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, यह ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सबसे अधिक मात्रा में भूकंप देखने को मिलता है। और ये जो एरिया हैं अलास्का, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, जापान, ये आपके परिप्रशांत यानी कि परिप्रशांत महासागरीय पेटी के अंतर्गत आते हैं। तथा ये जो आपके एरिया हैं, जैसे आपके परिप्रशांत महासागरीय पेटी वाले, जैसे आपको मैंने आपको बताया जापान हो गया, फिलीपींस हो गया, न्यूजीलैंड हो गया और अलास्का हो गया, इनको मिलाकर हम कहते हैं रिंग ऑफ फायर। जो रिंग ऑफ फायर वाला एरिया होता है जो प्रशांत महासागर में मिलता है, यहाँ पे विश्व में सबसे अधिक मात्रा में भूकंप देखने को मिलते हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। वह कौन सा देश है जहां पर एक भी ज्वालामुखी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो एक भी ज्वालामुखी किस देश में नहीं है, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, एक भी ज्वालामुखी आपको नहीं मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा विश्व के जो भी इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी हैं उनकी लोकेशन, उनकी विशेषताएं मैंने यहाँ पे अपलोड की हुई है, इनको आप देख लीजिए। यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्ट्रोम्बोली, यह सक्रिय ज्वालामुखी है, आपको मिलेगा इटली के सिसिली द्वीप में, तथा इसको हम भूकंप सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। इसके बाद इटना भी आपका सक्रिय ज्वालामुखी है, आपको मिलेगा इटली के सिसिली द्वीप पर। इसके अलावा विसुवियस भी इटली में है और यह आपका सुषुप्त ज्वालामुखी है। इसके बाद कोटोपैक्सी आपको मिलेगा इक्वाडोर में, यह आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके बाद फ्यूजियामा आपका सुषुप्त ज्वालामुखी है और यह आपको मिलेगा जापान में। इसके अलावा क्राकाटोवा सक्रिय ज्वालामुखी आपको मिलेगा जावा व सुमात्रा के मध्य मिलेगा। चिम्बाराजो शांत ज्वालामुखी आपको मिलेगा इक्वाडोर में। माउंट पोपा शांत ज्वालामुखी आपको मिलेगा म्यांमार में। तो ये लोकेशन आपको याद रखनी है। इसके बाद आपका एकांक गुआ आपका शांत ज्वालामुखी आपको मिलेगा चिली अर्जेंटीना के मध्य, और यह एंडीज की सबसे ऊंची चोटी भी है एकांक गुआ, तथा यह शांत ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है। इसके बाद माउंट कैमरून आपको मिलेगा अफ्रीका में, यह एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है अफ्रीका का। इसके बाद ओजोस डेल सलाडो, यह आपको मिलेगा चिली व अर्जेंटीना के सीमा पर। इसके बाद माउंट हेकला व लाकी आपको कहाँ पर मिलेगा, तो माउंट हेकला व लाकी आपको मिलेगा आइसलैंड का सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी कि आइसलैंड का यह सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके बाद माउंट किलिमंजारो आपको मिलेगा तंजानिया में, यह अफ्रीका का सबसे ऊंचा सुषुप्त ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है। इसके बाद मोना लोआ आपको मिलेगा यूएसए के हवाई द्वीप पर। इसके बाद
माउंट ताल, माउंट मयान और माउंट पिनाटाबो आपको मिलेगा फिलीपींस में। इसके बाद देमबंद आपको मिलेगा ईरान में। इसके बाद माउंट सेंट हेलेंस आपको मिलेगा यूएसए में। तो ये सारे ज्वालामुखी मैंने एक ही जगह पर अपलोड कर दिए हैं, इनको आप देख लीजिएगा, रट लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। दोस्तों अगर आपको यह सीरीज पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसको शेयर कर दिया करिए, थोड़ा सा मेरा भी आप भला कर दिया करिए। जितना मैं आपको भला करता हूँ कम से कम उसका 1% भी आप मेरा भला कर देंगे तो मेरा चैनल चल जाएगा। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट होती है कि आप जो भी वीडियो देखा करें कम से कम उसको शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, लाइक कर दिया करें। इसके अलावा आपके जो दोस्त तैयारी करते हैं उनके तक हमारे वीडियो पहुंचा दिया करिए। बस छोटी सी आपसे हमें यही चाहिए होती है। इसके बाद इसका जो PDF है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा, वीडियो जैसे ही अपलोड हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? तो प्रकृति का यानी कि नेचर का जो सुरक्षा वाल्व हम कहते हैं ज्वालामुखी की, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, ज्वालामुखी को। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, ज्वालामुखी को हम क्या कहते हैं? प्रकृति का सुरक्षा वाल्व। रॉकीज पर्वत, एंडीज पर्वत, एटलस पर्वत, आल्प्स पर्वत, हिमालय, ये किस प्रकार के पर्वत के एग्जाम्पल हैं? तो ये जो चारों पांचों पर्वत हैं, रॉकीज आपको मिलेगा कहाँ पर? रॉकीज आपको मिलेगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, एंडीज आपको मिलेगा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, एटलस आपको कहाँ पर मिलेगा? तो आपका जो एटलस पर्वत है यह आपको देखने को मिल जाएगा उत्तर पश्चिम अफ्रीका में। इसके अलावा आल्प्स आपको कहाँ पर मिलेगा? तो आपका जो आल्प्स है आपको यूरोप में मिलेगा, और इसके बाद हिमालय आपको मिलेगा एशिया में। तो ये सभी जो पांचों पर्वत आपके सामने दिए गए हैं ये नवीन वलित यानी कि फोल्ड माउंटेन्स के एग्जाम्पल हैं। किसके? तो फोल्ड माउंटेन्स के, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सभी आपके फोल्ड माउंटेन्स के एग्जाम्पल है। इसके अलावा इनसे जुड़े कुछ और फैक्ट भी आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये बात करते हैं रॉकीज माउंटेन की। तो रॉकीज जो है आपको मिलेगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, यानी कि आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य आपको मिलेगा रॉकीज पर्वत। तथा इसकी जो सबसे ऊंची चोटी उसको हम कहते हैं माउंट एल्बर्ट, ये आप याद कर लीजिएगा। माउंट एल्बर्ट जो है आपका सबसे ऊंची चोटी किसकी है? तो रॉकीज की है, और आपको माउंट एल्बर्ट मिलेगा संयुक्त राज्य अमेरिका में, तथा यह वलित पर्वत का एग्जाम्पल है। वहीं आपका एंडीज पर्वत जो आपको मिलेगा दक्षिण अमेरिका में, तथा इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांकगुआ। कौन सी है? तो माउंट आपकी जो एकांकगुआ है यह सबसे ऊंची चोटी आपकी है एटलस और एंडीज की। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। तथा एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो एटलस की सबसे ऊंची चोटी है तुबकाल जो है माउंट आपकी तुबकाल जो है यह सबसे ऊंची चोटी है किसकी? तो एटलस की। वहीं आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी है मोंट ब्लांक। कौन सी है? तो मोंट ब्लांक जो है सबसे ऊंची चोटी है आपकी किसकी? तो ब्लांक। यह आपकी आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी है, और आल्प्स आपको मिलेगा यूरोप में। और इसके बाद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी आपको मिलेगी कौन सी? तो माउंट एवरेस्ट। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, लोयास पठार किस प्रकार का पठार है? तो यह पवनकृत पठार, यानी कि पवनों की तरह जो रेत उड़ा के लाई गई है उनकी तरह यह निर्मित पठार है, यानी कि आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पवनकृत पठार आपका है लोयास का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है आपका तिब्बत का पठार, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। तिब्बत का पठार आपका विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसके अलावा कोलंबिया का पठार आपको मिलेगा यूएसए में। उसके अलावा आपको कोलोराडो का पठार आपको मिलेगा, यह भी यूएसए में मिलेगा। तो ये फैक्ट आपको याद रखना। और इसके अलावा आपका जो बोलिविया का पठार है यह कहाँ पर मिलेगा? तो इसकी लोकेशन आपको बतानी है। बोलिविया का पठार की जो लोकेशन है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि यह कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तिब्बत का पठार। निम्नलिखित में से किस देश को हजारों झीलों की भूमि के नाम से हम जानते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हजारों झीलों की भूमि हम किस देश को कहते हैं? तो फिनलैंड को कहा जाता है हजारों झीलों की भूमि, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील आपसे पूछी जा रही है, कौन सी है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डेफिनेटली आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपकी जो सुपीरियर झील है यह विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा यह अमेरिका और कनाडा में आपको देखने को मिलेगी, यूएसए और कनाडा में। कहाँ? तो यूएसए और
कनाडा में आपको मिलेगी सुपीरियर झील, और यह विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो इसके बारे में आपको याद रखना, भूलना नहीं है। उसके अलावा ऑप्शन जो आपका बी है, बैकॉल झील, यह विश्व की सबसे गहरी झील है जो आपको मिलेगी रूस में। इसके अलावा कैस्पियन सागर जो है आपको मिलेगा, खारे पानी की सबसे बड़ी झील यह है कैस्पियन सागर। और कैस्पियन सागर की लोकेशन क्या है, तो विश्व का जो सबसे बड़ा खारे पानी की झील है वो है कैस्पियन सागर, और इसकी लोकेशन है आपके 5 देशों में यह आपको मिलेगा कैस्पियन सागर, यानी कि 5 देशों की बाउंड्री ऐसे लगती है, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान। इन 5 देशों को याद करने की एक ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूँ, तारीख, यह आपको कभी नहीं भूलेगी। अब तो तारीख से आप याद कर लीजिएगा, ये 5 देश हैं जिनके बॉर्डर लगता है कैस्पियन सागर से। टी से आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तुर्कमेनिस्तान। ए से आपका हो जाएगा अजरबैजान। आर से आपका हो जाएगा रसिया। आई से हो जाएगा ईरान। और के से आपका हो जाएगा कजाकिस्तान। तो ये 5 देश हैं जिनकी सीमा कैस्पियन सागर से लगती है, और कैस्पियन सागर आपका विश्व का सबसे बड़ा खारे पानी की झील है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में यह पूछा जा सकता है। इसके अलावा ऑप्शन डी की अगर हम बात करें, विक्टोरिया झील की खासियत क्या है, तो यह मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है आपकी विक्टोरिया झील। और विक्टोरिया झील की एक और खास बात है, क्या, विषुवत रेखा इस झील से होकर गुजरती है, यानी कि जो आपकी विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा इस विक्टोरिया झील से ही होकर गुजरती है। और इसकी लोकेशन क्या है विक्टोरिया झील की, तो केन्या, युगांडा तथा तंजानिया में आपको मिलेगी विक्टोरिया झील। तो इन चारों से जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते थे मैंने आपको बता दिए हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो एंजिल जलप्रपात है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व का सबसे गहरा जो गर्त है मैरियाना ट्रेंच, किस महासागर में आपको मिलेगा, तो आपको मिलेगा प्रशांत महासागर में। विश्व का सबसे गहरा जो आपका ट्रेंच है, गर्त है, मैरियाना ट्रेंच। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण देखने को मिलता है, यानी कि जो आपका समुद्री जल होता है उस समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण होता है, आपको बताना है। तो समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में लवण आपको मिलेगा सोडियम क्लोराइड। कौन सा, तो सोडियम क्लोराइड आपका फर्स्ट पे होता है, यानी कि फर्स्ट पे आपका सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, और सेकंड पे आपका होता है मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा, सेकंड नंबर पे मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा, और थर्ड पे आपका होता है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट आपका थर्ड पे होता है, और फोर्थ पे आपका होता है कैल्शियम सल्फेट। तो इनके बारे में आपको याद रखना है कि सर्वाधिक की अगर हम बात करें तो सोडियम क्लोराइड जो है सर्वाधिक मात्रा में आपको मिलेगा समुद्री जल में। सबसे लवड़ी सागर यहाँ पे पूछा गया है, तो विश्व में सबसे जो लवड़ी सागर आपको मिलेगा मृत सागर, यह विश्व का सबसे लवड़ी सागर माना जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। वहीं विश्व में एक तुर्की की झील है लेक वॉन झील, वो झील है लेकिन लेक वॉन झील जो टर्की वाली है, यह विश्व की सबसे खारे पानी की झील मानी जाती है, यानी कि विश्व की सबसे यहाँ पे यहाँ का जो पानी है सबसे ज़्यादा खारा है, यानी कि यहाँ पर खारियता सर्वाधिक लवणता की बात हो तो लेक वॉन झील फर्स्ट पे आ जाएगा। तो इसे आप याद कर लीजिएगा, टर्की का जो लेक वॉन झील है यह सर्वाधिक लवण युक्त जलराशि है। इसके बाद आपका मृत सागर आता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसके बाद भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के मध्य कौन सी जल संधि है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के मध्य कौन सी जल संधि है, तो जिब्राल्टर। कौन सी, जिब्राल्टर, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। पनामा नहर किन दो महासागरों को आपस में जोड़ती है, तो पनामा नहर जो आपकी है यह जोड़ती है किसको, तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, प्रशांत और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है पनामा नहर। अगला प्रश्न आपके सामने है, स्वेज नहर किसको जोड़ती है, तो स्वेज नहर इसका आंसर हो जाएगा लाल सागर को भूमध्य सागर से, लाल सागर को जो है आपकी भूमध्य सागर से जोड़ती है आपकी स्वेज नहर। तो यहाँ पे ऑप्शन चारों यहाँ पे आपके गलत दिए गए हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है आपकी स्वेज नहर। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है, तो बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है आपकी कौन सी नहर, कील नहर, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, कील नहर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे जलधाराओं से है, इसमें आपको एक तरफ जलधाराएं दी गई हैं और एक तरफ उनकी प्रकृति दी गई, उनका नेचर दिया गया है, तो आपको बताना कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है।
तो आपकी जो लेब्राडोर जलधारा है यह किस प्रकार की जलधारा है? तो यह आपकी ठंडी जलधारा है, बिल्कुल सही है। और आपको लेब्राडोर मिलेगी जलधारा कहाँ पर? अटलांटिक महासागर में। इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद आपकी जो अगुलहुआस है, अगुलहुआस, यह किस प्रकार की जलधारा है? तो यह आपको मिलेगी, यह गर्म जलधारा है, आपको मिलेगी हिंद महासागर, यानी कि यह सेकेंड वाला भी आपका बिल्कुल सही दिया गया है। अगुलहुआस गर्म जलधारा है, आपको मिलेगा हिंद महासागर में। और उसके बाद आपका क्यूरोसियो, यह किस प्रकार की जलधारा है? तो आपकी जो क्यूरोसियो है यह किस प्रकार की जलधारा हो जाएगी? तो यह आपकी गर्म जलधारा का एग्जाम्पल है और यह आपको मिलेगा प्रशांत महासागर की यह गर्म जलधारा है क्यूरोसियो, यानी कि ऑप्शन सी अभी आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद गल्फ स्ट्रीम, यह किस प्रकार की जलधारा है? तो गल्फ स्ट्रीम आपकी गर्म जलधारा है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका गलत दिया गया है। गल्फ स्ट्रीम आपकी गर्म जलधारा है, आपको मिलेगी कहाँ पर? तो ये आपको मिलेगी अटलांटिक महासागर की यह गर्म जलधारा है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जो ज्वार है कहाँ पर आता है? तो फंडी की खाड़ी में आता है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, फंडी की खाड़ी में। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान हम कहते हैं? तो मिस्र की सभ्यता को जो है हम नील नदी का वरदान कहते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, मिस्र की सभ्यता को। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्न में से किसमें सबसे अधिक देखने को मिलता है? क्षोभ मंडल में, आयन मंडल में, मध्य मंडल में या समताप मंडल में? तो सबसे अधिक मौसम की जो घटनाएं होती हैं आपको देखने को मिलती हैं क्षोभ मंडल में, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्षोभ मंडल में सर्वाधिक मौसम परिवर्तन होता है। तो जितने भी मौसम की घटनाएं होती हैं वो होती हैं आपकी क्षोभ मंडल में। और ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है? तो आई होप इसका आंसर सभी को पता होगा। ओजोन परत आपकी जो होती है किस मंडल में आपको देखने को मिलेगी? तो ओजोन परत का जो अधिकतर विस्तार है आपको मिलेगा समताप मंडल में। कहाँ? तो समताप मंडल में आपको मिलेगी ओजोन परत, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा भी गया है। वायु दाब में अचानक आने वाली कमी किस परिघटना का सूचक है? तो अगर वायु दाब में अचानक से गिरावट देखने को मिलती है तो यह किसका सूचक होता है? तूफानी मौसम का, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, तूफानी मौसम होने वाला है। तो दोस्तों आज का जो फर्स्ट सेशन था हमारा वर्ल्ड जियोग्राफी का, उससे जुड़े हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को कुछ कवर किया है। इसका पार्ट सेकेंड हम जल्दी अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।